सोल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन होने पर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है K4 efficient solution of 0.1 molar concentration ionizes 46% at 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक, सबसे पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात हो रही है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में बोला गया है आयोनाइजेस 46%, मतलब आयोनाइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का केस है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहला काम जो भी गिवन वैल्यूज है उसको लिख लो। गिवन वैल्यूज क्या क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ K4 एफिशिएंसी 0.1 है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करोगे 300 केल्विन हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आर की वैल्यू भी गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या पूछा गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू CRT यही होता है। ठीक, और लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया है जब भी एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तो इस फॉर्मूले में एक करेक्शन फैक्टर वन टाइप फैक्टर के रूप में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू ICRT, आई क्या है, वन टाइप फैक्टर। बाकी वैल्यूज हमें पता है, कंसंट्रेशन पता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर K4 एफिशिएंट 6 आयोनाइज होता है इस तरीके से। K4 एफिशिएंट 6 जब ये आयोनाइज होता है तो ये बनाता है 4K प्लस आयन और 1 एफिशिएंट 6 4 माइनस। ठीक है, तो बिफोर डिसोसिएशन 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितने 5 आयन्स हो गए, 4 तो K प्लस और 1 एफिशिएंट 6 माइनस। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयन्स हो गए 5, और आफ्टर डिसोसिएशन जो होते थे उनको हम बोलते थे N से। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं हम, अल्फा कितना गिवन है 46%। 46% मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो गया 0.46। हमारे पास एन की वैल्यू है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू। ठीक है, और मैंने जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वन टाइप फैक्टर में रिलेशन बताया था तो मैंने बताया था हमें क्या याद रखना है, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये याद रखना है। कोई दिक्कत इसमें, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.46 प्लस एन अल्फा की वैल्यू, एन की वैल्यू 5 और अल्फा की वैल्यू 0.46। यहाँ से वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हम सोल्व करके निकाल लेंगे। कितनी आएगी आई की वैल्यू 2.84। वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.84। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू है, कंसेंट्रेशन है, आर की वैल्यू है और टी की वैल्यू है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करके क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पूछा है, देखो इधर पाई इज इक्वल्स टू ICRT। आई क्यों, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है ना, और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता तो आई की वैल्यू 1 होती और 1 होती तो ये यहाँ से गायब हो जाता। ठीक है, आई की वैल्यू 2.84, कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर, आर की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। सबको मल्टीप्लाई करोगे ये जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 6.86 ATU। ठीक है, क्योंकि आर में जो प्रेशर की यूनिट क्या है लीटर एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर किसमें आएगा एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात होगी तो हमें वन टाइप फैक्टर को लेके आना है, और ये क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है आयोनाइजेस 46%, इसका मतलब 46% आयोनाइज हो जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी 46% दी गई, परसेंट में दी है, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे परसेंटेज हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100, तो अल्फा की वैल्यू 0.46। ठीक है, एक वैल्यू हमें चाहिए आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयंस बनेंगे। तो K4 एफिशिएंट 6 जब डिसोसिएट होता है तो ध्यान रखना कितने आयंस बनते हैं 5 आयंस बनते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी।
बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H5COOH इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है, और इस सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0.317 केल्विन। ठीक है, और कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बेंजोइक एसिड के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, मतलब एसोसिएशन की बात हो रही है। ठीक है, और केएफ की वैल्यू गिवन है। देखो इधर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना है, और गिवन हमें क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। देखो 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड मतलब मास ऑफ सोल्यूट, बी कौन सोल्यूट बोलते हैं, कितना गिवन है 0.3 ग्राम। 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम बेंजीन। और दिक्कत है क्या इसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ, ये वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी, 0.317 केल्विन। केएफ बेंजीन के लिए जो केएफ होता है डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी गई है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वैल्यूज हमें गिवन है, और हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स बेंजोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है। अब देखो इधर यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात होगी तो वन टॉप फैक्टर को लेके आना है। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वन टॉप फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसमें हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, देखो इधर मैंने बताया था जब भी एसोसिएशन हो तो वन टॉप फैक्टर के लिए क्या रखना है, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। तो एल्फा फाइंड आउट करना है तो हमें आई की वैल्यू मतलब वन टॉप फैक्टर पता होना चाहिए और एन की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के केस में एन की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड हमेशा डाइमराइज होता है बेंजीन में जब डिसॉल्व करते हैं, तो डाइमराइज होगा तो दो मोलेक्यूल जुड़ के एक मोलेक्यूल बनाएंगे, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, जब मैंने एसोसिएशन का केस बताया था तो उसमें बताया था ए के एन मोलेक्यूल जुड़ के एक मोलेक्यूल बनाते हैं, तो एन की वैल्यू जितने जुड़ेंगे जितने ऐड होंगे वही एन की वैल्यू होगी। कितने ऐड होते हैं, 2, तो एन की वैल्यू होगी 2। तो एन की वैल्यू की कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए ध्यान रखना, आई की वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। आई की वैल्यू के फॉर्मूला जब मैंने बताए थे तो बताया था, एक तो फॉर्मूला था ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई की वैल्यू तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है, और मैंने बताया था कैलकुलेट वैल्यू, मोलर मास की कैलकुलेट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारे बचपन वाले तरीके से, सबके एटॉमिक वेट को ऐड कर देते हैं। ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हम क्वेश्चन की हेल्प से निकालते हैं, जैसे पहले बहुत क्वेश्चन किया हमने उनमें मोलर मास कैलकुलेट किया है, वो तो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मोलर मास निकालेंगे वो तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और बेंजोइक एसिड का जो भी ऐड करके मोलर मास निकालेंगे वो कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो मोलर मास की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी, और आई मिल गया, एन मिल गया, तो हम इजीली डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आई की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कितना है, 0.317 केल्विन। अब इसको सोल्व करके भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, वो रहेगी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट की है ये एक्सपेरिमेंट में। दोनों का जिस तरीके से रेशियो होगा ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेट, वो भी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू देगा। ठीक, पर हम एक तरीका फिक्स कर लेंगे, हम मोलर मास को कैलकुलेट किया करेंगे, जो भी सॉल्यूट गिवन होगा, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास।
और क्वेश्चन की हेल्प से भी मोलर मास निकालेंगे, वो हो जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम एक ही पैटर्न फिक्स करेंगे मोलर मास वाला। ये पैटर्न तब फेल होगा जब हमें यहाँ पे सोल्यूट के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर हम ऊपर वाला लेंगे, वैसे मैक्सिमम टाइम ये पैटर्न से ही चलेगा। ठीक है, तो हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर बेंजोइक एसिड के लिए सबसे पहले मैं कैलकुलेटेड मोलर मास कैलकुलेट करता हूँ। बेंजोइक एसिड सोल्यूट है तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट Mb कैसा है, ये कैलकुलेटेड, तो इसके लिए लिख दिया कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड मोलर मास निकालेंगे, कितने कार्बन है 7, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, प्लस हाइड्रोजन कितने 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 2 ऑक्सीजन तो 2 × 16, ये हो जाएगा 122 ग्राम पर मोल। ये तो कौन सा कैलकुलेटेड मोलर मास। अब निकालेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास, वो कैसे, इस गिवन डेटा की हेल्प से, जैसे हम पहले निकाला करते थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास। देखो इधर कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होगा, KF इंटू मोलेनिटी। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले सर आपने यहाँ पे आई की वैल्यू आई यूज नहीं किया, आई की वैल्यू तो हम निकालेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे मोलर मास निकाल रहे हैं, और मोलर मास निकालते टाइम पे आई की वैल्यू यूज नहीं करनी। ठीक है, देखो इधर डेल्टा TF डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओवरऑल डेल्टा TF की वैल्यू में गिवन है 3.17 इंटू KF हमें 5.1 गिवन है, और मोलरिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम 0.3 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको बोलेंगे MB ऑब्जर्व, मतलब सोल्यूट का मोलर मास ऑब्जर्व वाला, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000। ओके, कोई दिक्कत है क्या इसमें। इसके बाद में यहाँ से हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालना है, तो इसको इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और ये डिवाइड 5.1 इंटू 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.317 इंटू 20। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पे मोलर मास कितना आएगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको सोल्व कर सकते हो, कितना आएगा ग्राम पर मोल 241। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आ गया 241 ग्राम पर मोल। कैलकुलेटेड मोलर मास हमने निकाला हुआ है, और आई की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ से हम वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई वन टॉप फैक्टर इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड मोलर मास 122, ऑब्जर्व्ड मोलर मास 241, तो कितना आ गया ये 0.506, ये आई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो इधर ध्यान देना, मैंने बोला बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं, उसको बोलते हैं डाइमर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के लिए n इज इक्वल्स टू 2, आई की वैल्यू पता है। अब देखो इधर एसोसिएशन के केस में बताया था i इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई m, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी आई की वैल्यू पता है 0.506, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इधर यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेता हूँ मैं प्लस, तो ये हो जाएगा 1/n पॉजिटिव माइनस 2। ठीक है, 0.506 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, और n की वैल्यू है 1/2 माइनस 2। ओके, 0.506 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा बाई 2, और ये अल्फा बाई 2 किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि -1 बड़ा। ठीक है, इसको जब पूरे को सोल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.988। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू हो गई। अगर इसको परसेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा जाए तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 98.8%। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है।
ठीक है, क्वेश्चन के बारे में परेशान नहीं होना है। न्यूमेरिकल को जनरली बच्चे क्या न्यूमेरिकल आते हैं घबरा जाते हैं, ठीक है, वो घबराना नहीं है। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है, जो स्टेप में बता रहा हूँ स्टेप से चलते जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा गया है, क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद में जो पूछा गया है वो किस फॉर्मूला से आ सकता है, उस तक कैसे पहुंचना है, तो स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से बढ़ना है, ठीक। तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में कैलकुलेटिव पार्ट है, उसको अच्छे से सोल्व करना है, सही तरीके से सोल्व करना है, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स में भी मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हें दिया है होमवर्क के लिए, उसका आंसर भी बताया 99.2% उसका आंसर आ रहा है, तो आंसर मैंने उसमें लिख के दिया है, वो क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। 0.6 ml of acetic acid having density 1.6 gram per ml is dissolved in 1 liter of water। 0.6 ml एसिटिक एसिड की डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml है। इस एसिटिक एसिड को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बन गया। उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.0205 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला हमें कैलकुलेट करना है वॉन्टा फैक्टर, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ये बोल सकता है, ठीक है। तो देखो इधर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहला तरीका वही, जो भी वैल्यूज गिवन है उनको लिख लो। तो सॉल्यूशन करते टाइम पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 0.6 ml ये हमारे पास है। डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड है हमारे पास, डेंसिटी कितनी है 1.06 ग्राम पर ml, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है 1 लीटर या 1000 ml को बोल सकते हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ गिवन है 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस है तो इसको यहाँ केल्विन में नहीं बदलना है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस है, और डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में निकालो या उस टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करो और फिर डिफरेंस निकालो, सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो 30 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस, दोनों में डिफरेंस निकालोगे 31 माइनस 30 कितना आएगा 1 डिग्री सेल्सियस, या दोनों को पहले केल्विन में कन्वर्ट करो तो दोनों में 273 करो, फिर डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा 1, ठीक है। इसलिए चाहे केल्विन में डिफरेंस बोल दो या डिग्री सेंटीग्रेड में, वैल्यू यही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या चीज पूछी गई है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू पूछा है पहली बार, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को बाद में देखते हैं, पहले वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई को देखते हैं। आई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला बोलता है डिसोसिएशन का कॉस केस है, और डिसोसिएशन के केस में 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये याद रखना है, ठीक है। पर हमारे पास एसिटिक एसिड के लिए, ठीक, एन की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन बनाता है, ठीक है। पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं क्वेश्चन में गिवन है, तो ये फॉर्मूला आई का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे दो फॉर्मूले, ठीक है, कौन कौन से। एक फॉर्मूला तो बोलता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक बोलता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो मैंने बताया जब भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर को इन फॉर्मूला से निकालना पड़े तो हम मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जब सोल्यूट गिवन हो, सोल्यूट एसिटिक एसिड गिवन है और एसिटिक एसिड का मोलर मास हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और इस गिवन डेटा की हेल्प से हम मोलर मास को ऑब्जर्व मोलर मास को कैलकुलेट करके भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू के लिए ऑब्जर्व मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास चाहिए, ठीक है। तो हमने टारगेट सेट कर लिया। कैलकुलेटेड मोलर मास एसिटिक एसिड के लिए निकाल सकते हैं 60 होता है, और ऑब्जर्व मोलर मास निकालना है, उसके लिए डेटा गिवन है। देखो इधर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ की हेल्प से हमने मोलर मास पहले भी निकाला है, ठीक है। देखो ऑब्जर्व मोलर मास निकालने के लिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलेलिटी, क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलेलिटी, ठीक।
यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ की वैल्यू, ठीक है, मैंने बता रखा है, ठीक है, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए पता होनी चाहिए और के बी की वैल्यू वाटर के लिए पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दी जाती है। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो के एफ की वैल्यू पता है, डेल्टा टी एफ पता है, और मोलिलिटी क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एसिटिक एसिड का मोलर मास जो ऑब्जर्व वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है, और बाकी वैल्यू इनकी हेल्प से निकालेंगे। देखो इधर अब कैसे करते हैं इसको, हमने टारगेट सेट कर लिया, सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे ऑब्जर्व वाला, उसके लिए मोलिलिटी चाहिए, बाकी वैल्यूज हमारे पास है। देखो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 0.6 ml, डेंसिटी दी है, अगर इन दोनों की हेल्प लो तो यहाँ से एसिटिक एसिड मतलब मास ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास है 1 लीटर, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन कराते टाइम बताया था, वाटर की डेंसिटी पता होना चाहिए कितना, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी है तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा, ठीक है, और मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। देखो इधर यहाँ से अगर मैं मास ऑफ एसिटिक एसिड, सोल्यूट है इसलिए इसको बोलेंगे WB, कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 1.06 इंटू 0.6, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो इधर ये हो जाएगा 0.636 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही अगर मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्वेंट बोले तो इसको क्या बोलेंगे हम, WH, सॉल्वेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर लीटर, सॉरी पर ml, और इधर 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml इंटू डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ml क्यों यूज लिया, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सोल्यूट है, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो इधर डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलिलिटी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। डेल्टा टी एफ 0.0205 ये गिवन है, ठीक है, 0.0205, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू मोलिलिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मतलब WB, कितनी वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.636 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एसिटिक एसिड, इसको बोलेंगे हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक, 1000 से 1000 कैंसिल, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कौन सा, ऑब्जर्व वाला, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, इसको जब सोल्व करते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगी 57.70 ग्राम पर मोल, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट, ठीक है। तो ऑब्जर्व मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया, और एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, तो एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेटेड मोलर मास ये कितना हो जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, 2 कार्बन 2 इंटू 12 प्लस 4 हाइड्रोजन 4 इंटू 1, 2 ऑक्सीजन 2 इंटू 16, कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास दोनों है, तो आई की वैल्यू पॉइंट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास, ये ध्यान रखना मोलर मास के केस में कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर और ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड 60 और ऑब्जर्व 57.7, सोल्व करोगे तो 1.04, ये क्या आ गया पॉइंट ऑफ फैक्टर, जॉमेट्रिफिकेशन पॉइंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो निकालना, देखते हैं वो कैसे निकालना है। देखो एसिटिक एसिड CH3COOH ये किस तरीके से डिसोशिएट होता है, ये डिसोशिएट होता है एसिटेट आयन में
और H प्लस आएंगे। ठीक है, सपोज इनिशियली इसका कितना मोल है 1 मोल, अभी ये डिसोशिएट नहीं हुए तो ये कितने हैं 0, बने नहीं है आयंस डिसोसिएशन पॉइंट। ठीक, अब इसमें से 1 में से अल्फा मोल्स डिसोशिएट होते हैं, तो जितने डिसोशिएट होंगे उतने ही आयंस बनेंगे अल्फा अल्फा। ठीक है, अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लिखते हैं वो वैसे ही लिखते हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वो कहाँ चला जाता था, पावर पे चला जाता था। ठीक, यहाँ पे ये क्या है मोल्स, तो पहले इनको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो। ठीक, सपोज सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है C, ठीक है, C मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे C से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी कंसंट्रेशन C से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 1 मोल की कंसंट्रेशन C, तो इतने मोल की कंसंट्रेशन C से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गई। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka अगर बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या हो जाएगा, कि एसिड है इसलिए Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C अल्फा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई, तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, इसको जब सोल्व करेंगे C से C कैंसिल, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, अब इसमें हमें एक तो कंसंट्रेशन चाहिए और दूसरा अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दोनों वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, देखो इधर C कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब मोलेलिटी, वो निकाल सकते हैं हम। देखो इधर मोलेलिटी इज इक्वल्स टू जो कंसंट्रेशन है मोलेलिटी वो कैसे हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट कितना था 0.636 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 इंटू, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 1000 और इंटू ये 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन जो कि मोलेलिटी की टर्म में है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सोल्व करने पे 0.0106। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम कैलकुलेट कर सकते हो मोल पर लीटर स्मॉल। और दूसरी वैल्यू चाहिए अल्फा, और अल्फा की वैल्यू के लिए हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन के केस में 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। डिसोशिएट होने के बाद कितने एंस मिले 2, तो n की वैल्यू 2, I की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 1.04, 1 माइनस अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू पीछे लिख दी, प्लस वाली वैल्यू आगे, n की वैल्यू 2, 1.04, 1 प्लस अल्फा 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आएगी 0.04। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता है, कंसंट्रेशन पता है, और Ka की वैल्यू में कंसंट्रेशन और अल्फा पुट करना है, क्या आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट K। देखो इधर डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितनी है 0.0106 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा मतलब 0.4। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये 1.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, या ये क्या हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछे, इस मेथड से डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड, वन टॉप फैक्टर किस तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है उसे कैसे कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन कैसे पूछ सकता है उसे कैसे कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन किए। इसके अलावा मैंने जो भी असाइनमेंट दिए उनमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो उन पर प्रैक्टिस करो और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूछो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ठीक,